सातपुड़ा के बीच में बसा विनायक का गांव काफ़ी छोटा लेकिन खूबसूरत था। कम आबादी, आसपास खेत खलियान, पहाड़ों से बेधी एक छोटी नदी और घूमने फिरने के लिए आसपास काफ़ी सारी खूबसूरत जगह है। और इसी वजह से विनायक की बड़ी बहन रूपाली अपने लड़के सचिन के साथ वहाँ कुछ दिन बिताने के लिए आई हुई थी। दरअसल रूपाली के पति की दूसरे शहर में ऑफिस की तरफ से एक ट्रेनिंग चल रही थी। अब ट्रेनिंग की वजह से रूपाली के पति तकरीबन 15 दिन बाहर रहने वाले थे और इन 15 दिनों तक रूपाली और सचिन अकेले रहेंगे। इसलिए रूपाली अपने बच्चों को लेकर अपने भाई विनायक के यहाँ चली आई थी। विनायक की घर से थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ी किराने की शॉप थी और वो अपने बीवी, बच्चे और माता पिता के साथ गांव के अंदर 2 मंजिला इमारत में रहता था। विनायक का घर पुराने जमाने का मिट्टी से बना था। नीचे 4 कमरे थे और आंगन से ही ऊपर जाने की सीढ़ियाँ थीं, जहाँ ऊपर 2 कमरे थे। अब विनायक का परिवार छोटा होने की वजह से वो सब लोग नीचे ही रहते थे और मेहमानों के लिए ही ऊपर के कमरे रखे हुए थे। जब उसकी बहन आई तो वो अपने बच्चे के साथ ऊपर के कमरे में ठहरी। अब बहन और भांजे काफ़ी समय बाद आए थे, इसलिए विनायक ने घूमने फिरने का एक प्लान बनाया। उन्होंने तय किया कि पास ही के जंगल में वो एक दिन की ट्रिप निकालेंगे। फिर एक दिन तय करके वो सब लोग जंगल गए। हाल ही में हुई बारिश की वजह से जंगल हर तरफ से हरा भरा हो चुका था। सूख चुकी नदी, झरनों में भी पानी आ चुका था और इसी वजह से जंगल में घूमने आए लोगों की भी काफ़ी भीड़ थी। बड़े झरनों के पास लड़कों के ग्रुप ने डेरा जमा रखा था। जहाँ खुला मैदान था वहाँ कई सारी फैमिली आकर जम गई थी और शोर शराबा कर रही थी। अब विनायक और उसकी फैमिली को उस भीड़ भाड़ में जरा भी मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए विनायक ने जंगल के थोड़ा अंदर जाने के बारे में सोचा। उसके घर वालों को भी ये आइडिया अच्छा लगा और फिर सब लोग जंगल के अंदर गए। अंदर का जंगल बाहर के मुकाबले काफ़ी घना, खूबसूरत और शांत था। आजू बाजू ऊंचे टीले थे। टीले के नीचे से एक छोटी बहती नदी थी और नदी के बाजू में ही एक खुला मैदान था, जहाँ विनायक और उनकी फैमिली रुकी। उस पूरे दिन उन्होंने उसी जगह एंजॉय किया। नदी में नहाए, पहाड़ों में कूदे, खाना बनाया और पूरा दिन वहीं पर अच्छे से बिताया। लेकिन घर के लिए निकलते समय एक छोटा हादसा हो गया। एक फिसलन वाली जगह पर पैर फिसलने की वजह से रूपाली को चोट लग गई, जिससे थोड़ा बहुत खून बहने लगा। हालांकि तुरंत कपड़ा लपेटने के बाद खून रुक गया और फिर वो घर के लिए निकल गई। अगले दिन सुबह जब सब लोग उठे तो पता चला कि रूपाली की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। उसके सिर और पेट में दर्द और शरीर में बुखार था। उसके बाद रूपाली पास ही के एक दवाखाने से कुछ दवाइयाँ लेकर आई। पहले तो सबको लगा कि मौसम चेंज होने की वजह से रूपाली की तबीयत खराब हो गई होगी, लेकिन 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी रूपाली की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। उल्टा उसकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब लगने लगी थी। उसे अपने पेट में असहनीय दर्द महसूस हो रहा था। जब विनायक ने देखा कि गांव के डॉक्टर की दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा, तो फिर वो रूपाली को लेकर शहर के एक बड़े अस्पताल में गया। उस पूरे दिन रूपाली का चेकअप हुआ और 2 दिन बाद रिपोर्ट आई, लेकिन रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल थी। अब डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रूपाली को क्या हुआ है। हालांकि डॉक्टर उनकी ओर से ट्रीटमेंट करते रहे। ट्रीटमेंट लगभग सप्ताह भर तक चली और उस एक सप्ताह में रूपाली की तबीयत पहले से ज़्यादा खराब हो गई। वो पहले से भी ज़्यादा पतली हो चुकी थी। आंखें अंदर की ओर धंस चुकी थी। आंखों के नीचे काले धब्बे बन गए थे और जबान भी काली पड़ चुकी थी। और उससे भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि रूपाली के बेटे सचिन की भी तबीयत खराब लग रही थी। उसकी भी आंखें अंदर की ओर धंसी जा रही थी और उसकी जबान भी काली पड़ती जा रही थी। हालांकि उसे बुखार या दूसरी और कोई तकलीफ नहीं थी। अब घर पर आए बहन और भांजे की अचानक से इतनी तबीयत खराब होने की वजह से विनायक काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों को क्या हुआ है और उसे क्या करना चाहिए। और इसी कश्मकश में एक रात तकरीबन 11:30 बजे वो दुकान बंद कर घर आया। उसने आंगन में गाड़ी लगाई
और अपनी बहन की तबीयत पूछने के लिए वो बाहर से ही सीधा उसके कमरे की ओर जाने लगा। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जैसे ही वो कमरे की खिड़की की तरफ गया, तभी कमरे के अंदर से एक अजीब सी हलचल ने उसका ध्यान खींचा। उसने देखा कि उसकी बहन यानी रूपाली कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी गर्दन ऊपर की ओर थी, उसका मुंह छत की ओर खुला हुआ था और उसके मुंह से एक अजीब तरह का लंबा गाढ़ा काला धुआं निकल रहा था। उस धुएं के आखिरी छोर पर एक अजीब सी इंसान के चेहरे जैसी आकृति थी और वो चेहरा रूपाली के सोए हुए बच्चे के नज़दीक इस कदर था जैसे वो उसका खून पी रहा हो। अब ऐसा दृश्य देख विनायक एकदम से डर गया। हालांकि सूझबूझ दिखाते हुए वो झट से खिड़की के पास दुबक गया। वो समझ गया कि उसकी बहन किसी अजीब और बुरी शक्ति के वश में है। वो कुछ देर तक वही चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अंदर जो भी बुरी शक्ति है उसे मालूम हो जाए कि किसी ने उसे देख लिया है। क्योंकि अक्सर जब ऐसी शक्तियों को इस बात का अंदेशा हो जाता है कि उनके बारे में किसी को पता चल चुका है, तो अक्सर उस इंसान को हानि पहुंचा देती है जो उनके वश में होता है। विनायक समझदारी दिखाते हुए चुपचाप नीचे चला गया। उसने घर वालों से इस विषय में कोई बात नहीं की, क्योंकि वो घर के अंदर डर का माहौल नहीं बनाना चाहता था और ना ही वो अपनी बहन की ज़िंदगी को खतरे में डालना चाहता था। उस पूरी रात उसे नींद नहीं आई। पूरी रात वो इसी बारे में सोचता रहा कि उस शक्ति से अपनी बहन को कैसे बचाया जाए। अगले दिन सुबह सुबह ही वह घर के बाहर निकल गया। सबसे पहले वो कुछ मांत्रिकों से मिला, लेकिन जब उसने मांत्रिकों को जो देखा वो बताया तो उन्होंने भी मदद करने में असमर्थता दिखाई, क्योंकि उन्होंने बताया कि रूपाली के शरीर पर किसी प्रेत या आत्मा का नहीं बल्कि कोई बड़ी शक्ति का प्रभाव है और ऐसी शक्तियों से निपटना किसी मांत्रिक के बस की बात नहीं। हालांकि उन्होंने बताया कि इसका इलाज संभवतः उसे किसी आदिवासी कबीले के पास मिल सकता है। अब सातपुड़ा का जंगल वैसे तो काफ़ी बड़ा और घना है, लेकिन वहाँ किसी आदिवासी कबीले को ढूंढना मुश्किल नहीं था। विनायक अपने दोस्त को लेकर कुछ कबीलों तक गया। उसमें से एक कबीले के अंदर उसे एक आदमी के बारे में पता चला जिसका नाम था नरू। नरू तकरीबन 40 के आसपास का हट्टा कट्टा आदमी था। वो जड़ी बूटी के सहारे लोगों का इलाज करता था और साथ ही झाड़ फूक करना, नज़र उतारना, बन तोड़ना, भूत उतारने जैसे काम भी वो करता था। उसके पिता वहाँ के एक बड़े तांत्रिक थे और उसने अपने पिता से ही तंत्र विद्या सीखी थी। वो बचपन से ही अपने पिता के साथ इस तरह के काम करता था, जिस वजह से उसे भूत प्रेत जैसी शक्तियों का काफ़ी ज्ञान था और इसी वजह से अक्सर लोग उसके पास अपनी समस्या लेकर जाते थे। विनायक भी अपनी समस्या लेकर नरू तक पहुंच गया। उसने उस रात क्या देखा वो सारी बात विस्तार से बताई। नरू ने भी उसे काफ़ी सारे सवाल पूछे, जैसे उसने क्या देखा, इन दोनों वो कहाँ गए थे, किस किस से मिले थे, इस तरह के सवाल। अब इन सारे सवालों का विनायक ने जवाब दिया और फिर नरू ने कहा, देखो, तुम अपनी बहन को लेकर जंगल गए थे और वहाँ पर तुम्हारी बहन का खून गिरा था और शायद इसी वजह से रक्त पिशाच ने तुम्हारी बहन के शरीर पर कब्जा कर लिया है। ये पिशाच अक्सर सुनसान जंगलों, पहाड़ों और खंडरों में रहते हैं और जब कोई मानसिक तरीके से कमज़ोर व्यक्ति उनके इलाके में आ जाता है तो उनके शरीर में दाखिल होकर उन पर कब्जा जमा लेते हैं और फिर धीरे धीरे उनके शरीर की सारी शक्तियाँ खत्म कर देते हैं। उन्हें निकालना भी आसान नहीं होता। नरू की बातों को सुन विनायक चिंतित हो गया। अपनी बहन और भांजे की उसे फिक्र होने लगी, लेकिन इस पर नरू ने कहा, इस काम में किसी एक इंसान को अपनी ज़िंदगी जोखिम में डालनी होती है। रक्त पिशाच को एक शरीर से निकालकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हुए कैद करना होता है। अगर यह काम सही समय पर नहीं हुआ
तो किसी एक की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। क्या उसे निकालने का और कोई रास्ता नहीं है? नहीं, रक्त पिशाच को निकालने का एक ही मार्ग है, और वो भी हमें जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि पिशाच शरीर के साथ साथ आत्मा पर भी कब्जा जमा लेते हैं। जितनी देर हम करेंगे उतना ही ज़्यादा उसका शरीर और आत्मा पर कब्जा बढ़ता जाएगा, और फिर उसे निकालना नामुमकिन हो जाएगा। विनायक के पास ज़्यादा कुछ सोचने का समय नहीं था। अब तक वो कई लोगों से मिल चुका था, लेकिन सिर्फ नरू ही एक ऐसा व्यक्ति मिला जो उस पिशाच को निकालने के बारे में एक तरीका जानता था। अब विनायक को जो कुछ भी उम्मीद थी वो नरू से ही थी। विनायक ने नरू को जल्द से जल्द उस उपाय को करने को कहा। उसके बाद नरू ने विनायक को एक योजना बताई। उस योजना अनुसार उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जिसके शरीर के लालच में पिशाच रूपाली के शरीर को छोड़ दे, और इस खतरे को उठाने के लिए विनायक तैयार हो गया। दोपहर को घर जाते ही उसने अपने पिता से रक्त पिशाच वाली सारी बात बताई, और उन्हें रात को सारे घर वालों को लेकर बाहर जाने के बारे में कहा। योजना अनुसार रात के तकरीबन 8 बजे विनायक के पिता विनायक और रूपाली को छोड़ घर से सारे लोगों को पिक्चर दिखाने बाहर ले गए। तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे रूपाली और विनायक ने खाना खाया, और विनायक के कहने पर रूपाली नीचे के ही एक कमरे में सो गई। जब रूपाली सो गई तब नरू और विनायक का दोस्त घर में आए। नरू ने विनायक के कमरे के अंदर जमीन पर कुमकुम से एक गोल आकार का यंत्र बनाया। उस गोल आकार का दरवाजे की तरफ का भाग अधूरा छोड़ दिया और उस पर बिस्तर डालकर ढक दिया। देखो विनायक, तुम्हें रूपाली के कमरे से लेकर यहाँ तक अपना खून गिराते हुए आना है, ताकि तुम्हारे ताज़ा खून की महक से रक्त पिशाच इस कमरे में दाखिल हो सके। तुम्हें इसी बिस्तर पर सोना है, और जैसे ही पिशाच पूरी तरह से यहाँ इस गोले के अंदर दाखिल हो जाएगा, तुम्हें तुरंत वहाँ से बाहर निकलते हुए इस अधूरे गोले को पूरा कर देना है। गोला पूरा होते ही पिशाच इस गोले के अंदर कैद हो जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम उसके गोले के अंदर आने से पहले ही बाहर निकल गए तो फिर से रूपाली के शरीर में दाखिल हो जाएगा, और अगर तुमने देर कर दी तो वो तुम्हारे शरीर में दाखिल हो जाएगा। यह काम तुम्हें सटीक समय पर करना है। उसके बाद विनायक रूपाली के कमरे के बाहर खड़ा हो गया। नरू और उसका दोस्त दूसरे कमरे में छिप गए। विनायक ने ब्लेड से अपने हाथ पर एक चीरा लगाया, जिस वजह से तेज खून की धार निकलने लगी और फर्श पर गिरने लगी। फिर विनायक उस खून को फर्श पर गिराता हुआ दूसरे कमरे में जाकर सो गया। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खुला ही रखा और हल्की आंखों से बाहर देखने लगा। काफ़ी समय तक वहाँ शांति छाई रही। कितना समय बीता पता नहीं, लेकिन फिर उसे रूपाली के कमरे के दरवाजे की आवाज़ सुनाई दी। उसने बिना हिले ही उस ओर देखा। रूपाली कमरे से बाहर आई। कुछ देर तक वो वहाँ खड़ी रही। फिर अचानक वो छत की ओर देखने लगी। उसका शरीर अकड़ने लगा। उसका मुंह खुल गया और फिर उसके मुंह से काले रंग का धुआं निकलने लगा, और उस धुएं के अंदर से एक चेहरा बाहर निकला। वो रक्त पिशाच था। जैसे ही रक्त पिशाच ने रूपाली का शरीर छोड़ा, रूपाली का शरीर नीचे फर्श पर गिर पड़ा। उसके बाद वो पिशाच फर्श पर पड़े खून को सूंघने लगा, और फिर वो उसे चाटता हुआ विनायक के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। विनायक के दिल की धड़कन तेज होने लगी। वो कांपने लगा। उसने आज तक भूत प्रेतों के बारे में सिर्फ किस्से कहानियाँ ही सुनी थी, लेकिन आज एक रक्त पिशाच धीरे धीरे कर उसकी ओर बढ़ रहा था, और उसकी ज़िंदगी सुबह ही मिले अनजान नरू के हाथों में थी। लेकिन वो चुपचाप पड़ा रहा। पिशाच धीरे धीरे उसके नज़दीक आया। वो धीरे से विनायक के बिस्तर पर चढ़ गया और हाथ पर लगे उस खून को अपनी खुरदुरी ज़बान से चाटने लगा।
विनायक बाहर निकलकर उस गोले को पूरा करने के लिए नरू के इशारे का इंतजार कर रहा था, लेकिन फिर तभी पिशाच ने विनायक की गर्दन पर काट लिया, जिससे विनायक को तेज दर्द हुआ और उसकी आंखें खुल गई। उसकी आंखों के सामने पिशाच का एक घिनौना चेहरा था। उसके लाल लाल आंखें थी, जानवर जैसे नुकीले दांत थे और मुंह पर खून लगा था। पिशाच और विनायक की आंखें एक होते ही पिशाच जोरों से चिल्लाया और उसने अपने दांत विनायक के गले में गाड़ दिए, नाखून छाती के अंदर धंसा दिए और फिर विनायक का मुंह धीरे धीरे खुलने लगा, जैसे ज़बरदस्ती उसका कोई जबड़ा खोल रहा हो। उसे अपने मुंह के अंदर तेज दर्द होने लगा। विनायक समझ गया कि वो पिशाच अब उसके शरीर के अंदर दाखिल होने को था, लेकिन तभी नरू ने उसे जोर से चिल्लाते हुए बाहर निकलने को कहा। विनायक झटके में ही वहाँ से पलटा। उसने बाजू में रखे कुमकुम से उस गोले को पूरा कर दिया। गोला पूरा होते ही अचानक से उस पूरे कमरे के अंदर तेज चीखें गूंजने लगी। नरू दौड़ता हुआ उस कमरे में आया। उसने एक मिट्टी का जार जिस पर कई सारे धागे बंधे हुए थे वो उस गोले के अंदर रख दिए। अचानक वो पिशाच एक धुएं में बदल गया और उस जार के अंदर समा गया और फिर पूरे कमरे में शांति छा गई। उस पूरे बिस्तर पर विनायक का खून ही खून फैला हुआ था। ज़्यादा खून बहने की वजह से उसे चक्कर आने लगे थे। जल्दी उसके दोस्त ने उसे कुर्सी पर बिठाया और उसके जख्मों पर हल्दी लगाने लगा। नरू ने अपने साथ लाए झोले के अंदर उस जार को रख दिया। कुछ समय बाद रूपाली को भी होश आ गया। फिर विनायक ने उसे हर एक बात विस्तार से बताई। उसके बाद विनायक ने अपने पिता को फ़ोन कर सबको घर ले आने को कहा और देर रात तक सब घर आ गए। अगले दिन सुबह रूपाली की तबीयत पहले से ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अब ना ही उसे अपने सिर में दर्द महसूस हो रहा था और ना ही भारीपन लग रहा था। उसके बाद विनायक फिर से नरू के घर गया। फिर उन्होंने पिशाच को कैद किया हुआ जार लिया और वो जंगल की ओर चले गए। नरू ने जंगल के काफ़ी अंदर एक ऊंचे टीले पर उस जार को इस कदर रख दिया कि एक हवा के हल्के से झोंके के साथ ही वो नीचे गिर जाएगा और टूट जाएगा। जब विनायक ने इसका कारण पूछा तो नरू ने कहा, पिशाच एक अलौकिक शक्ति है। उनकी दुनिया हमारी दुनिया से अलग है। अब आप लोग उनके इलाके में दाखिल हुए थे और इसी वजह से उस पिशाच ने रूपाली के शरीर पर कब्जा कर लिया था। अब हम ना तो पिशाच को मार सकते हैं और ना ही ज़्यादा देर तक कैद कर सकते हैं। अगर हमने उन्हें ज़्यादा देर तक कैद किया तो शायद वो गुस्सा होकर हमारा काफ़ी बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इसलिए इन्हें आज़ाद करना ही सही होगा। अब मैंने जार इस कदर रख दिया है कि हवा के एक झोंके से ही वो नीचे गिर जाएगा और टूट जाएगा और उसके टूटते ही पिशाच आज़ाद हो जाएगा। इसके बाद दोनों जंगल से लौट आए। कुछ दिनों के बाद रूपाली और उसके बड़े बेटे की तबीयत काफ़ी अच्छी हो गई। हालांकि उस दिन के बाद से विनायक कभी भी अपने परिवार को जंगल नहीं ले गया। सबसे पहले तो सॉरी दोस्तों, क्योंकि बहुत समय बाद एक कहानी आई है और इसकी वजह ये थी कि जुलाई का पूरा महीना मेरा बहुत ही ज़्यादा काम में ही बीता। सुबह 9 से लेकर रात के 11 बजे तक काम चल रहा था, तो इस वजह से कोई अच्छी कहानी लिखने के लिए समय नहीं मिला। लेकिन हाँ, अब से रेगुलर कहानी आएगी और वादा करता हूँ कि अच्छी कहानी आएगी। और अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो उसे लाइक करिए और नहीं लगी है तो प्लीज़ अगली कहानी का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अगली कहानी बहुत ही अच्छी और रोचक है। कहानी का नाम है एक लड़की भीगी भागी सी।